वेलकम टू पुनेश ट्यूटर। आज हम बात करेंगे पीके की। इस पीके की नहीं, इस पीके की, प्रशांत किशोर। अगर इस पीके की बात करें तो अगर ये पीके आज रिलीज हुई होती तो इसका बायकॉट हो जाता लाल सिंह चड्ढा की तरह, या वल्गैरिटी के नाम पर इन पर केस हो जाता। हमारा टॉपिक आज प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर बिहार के एके बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि बिहार के अरविंद केजरीवाल बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है ये नीतीश कुमार से भी बड़े पलटू राम हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल एनालिस्ट, पॉलिटिकल कंसल्टेंट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट, जो भी आपको नाम याद आता है आप इनको दे सकते हैं। लेकिन ये खुद स्टेबल नहीं रहे, इनकी आइडियोलॉजी स्टेबल नहीं रही, इसीलिए इन्हें मैं नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटू राम कह रहा हूं। नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ा हम्बल बिगिनिंग की इन्होंने 2011 में। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो इनका जो एम्बिशन है 7वें आसमान पे पहुंच गया। लेकिन ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं रहे, बड़े साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने अपने आप को किंग मेकर समझना शुरू किया, अब खुद कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हम इन्हीं के बारे में आज बात करेंगे, इनके बैकग्राउंड के बारे में, इनके जो एसोसिएशन है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में, इन्होंने जो इलेक्शन है उसे इलेक्शन इवेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया, इसके बारे में बात करेंगे। और फाइनली हम इनके अचीवमेंट और फेलियर के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस पूरे मामले को समझने के लिए आप एंड तक बने रहें। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। प्रशांत किशोर पीके, जिन्होंने अपना सफर नरेंद्र मोदी के साथ शुरू किया। पीके बहुत ही साधारण फैमिली से आते हैं। उनका जन्म बिहार में हुआ और पेशे से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन यूनाइटेड नेशन में एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट का काम किया। वहीं से उन्होंने एक लेख लिखा गुजरात में पॉवर्टी के ऊपर, और नरेंद्र मोदी के कांटेक्ट में आए, यानी कि ये चांस था। नरेंद्र मोदी के कांटेक्ट में आने के बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए काम करना शुरू किया। 2012 के गुजरात में चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी के लिए इलेक्शन कैंपेनिंग की। गुजरात में तीसरी बार नरेंद्र मोदी जीते। 2014 में नरेंद्र मोदी को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट खड़ा कर दिया बीजेपी ने। इसीलिए 2013 में ही नरेंद्र मोदी ने इन्हें अपने प्राइम मिनिस्टर कैंपेन के लिए खड़ा कर दिया। तो बहुत सारी टीम में पीके भी एक मेंबर थे जो नरेंद्र मोदी का कैंपेन देखने लगे। इन्होंने नरेंद्र मोदी के कैंपेन में एक सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस नाम की पॉलिटिकल कमेटी बनाई, जिसका मकसद था नरेंद्र मोदी के लिए कैंपेन करना। ये जो संस्था नरेंद्र मोदी के कामों की कैंपेनिंग करने लगी और फाइनली नरेंद्र मोदी 2014 में देश के 15वें प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो बहुत सारे लोगों में से एक पीके का भी हाथ है नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर के सफर तक। जल्दी ही नरेंद्र मोदी को इन्होंने छोड़ दिया और इन्होंने इस सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस को कन्वर्ट कर दिया इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में। और ये पॉलिटिकल एक्शन कमेटी में इन्होंने पूरे भारतवर्ष में ऐसे टैलेंटेड लोगों को भरा जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे, जिनके पास अलग अलग तरह की कैपेबिलिटी थी, जो इलेक्शन को एज ए इलेक्शन इवेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर सकें। फिर ये नीतीश कुमार के साथ जुड़े और नीतीश कुमार को 2015 के चुनाव में जीत दिलाई। फिर इनको कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 2016 में पंजाब के चुनाव के लिए इनको हायर किया और पंजाब के चुनाव में कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी कि कांग्रेस को बहुत भारी जीत मिली। और इस जीत के बाद इन्हें कांग्रेस ने यूपी में भेज दिया 2017 में ही। लेकिन आपको याद होगा ये दो छोकरे, ऐसे ही लोग कहते थे। यहां पर पीके सफल नहीं हुए। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जो गठबंधन था वो हार गई, जीत नहीं पाई और बीजेपी की योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप में सरकार बन गई। फिर इन्हें हायर किया आंध्र प्रदेश के रेड्डी ने। यहां पर आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के साथ काम किया और जगनमोहन रेड्डी को भारी मार्जिन से जीत दिलाई। अब इनकी डिमांड बढ़ गई। अब इन्होंने जगनमोहन रेड्डी के बाद दिल्ली 2020 में चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल ने बुलाया। अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जीत मिली 2020 में। फाइनली आपको ये ममता दीदी का तो एपिसोड याद होगा, व्हील चेयर पे ममता दी, और ममता बनर्जी को भी
जीत दिलाई। यानी कि इन्होंने अपने सफ़र में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए काम किया। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि इन्होंने जितने पॉलिटिकल पार्टियों का साथ दिया, एक दो छोड़कर सबको जीत दिलाई। उसका सबसे बड़ा कारण था कि इनका इलेक्शन कैंपेन को कन्वर्ट कर देना एज ए इलेक्शन मैनेजमेंट इवेंट में। इनके साथ जो टीम थी, ओवरऑल पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन के जो पर्सनैलिटी है उसे चमकाने और उसे इस तरह से प्रेजेंट करने लगी जैसे वो हीरो हैं। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में मैनिफेस्टो को प्रेजेंट करने लगे जिससे आम आदमी समझ सके। और इसमें इनका साथ दिया जो इनके साथ काम करने वाले आईपैक के मेंबर थे। प्लस इन्होंने पूरा सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया और हर घर तक अपने मैसेज को पहुंचा दिया। आप इनके मैसेजिंग स्टाइल को देखोगे, जब इन्होंने शुरुआत की थी नरेंद्र मोदी के लिए, तो इनके फेमस कैंपेन थे चाय पर चर्चा नरेंद्र मोदी के साथ, 3 मॉडल इलेक्शन कैंपेनिंग। ऐसे इनके इवेंट मैनेजमेंट कामयाब हुए। वैसे ही जैसे हम शादी ब्याह में कोई फोटोशूट होता है तो उसको इवेंट बना दिया जाता है, कोई दूल्हा दुल्हन का फंक्शन है तो उसे इवेंट बना दिया जाता है, इस तरह से इन्होंने चाय पे चर्चा को पॉपुलराइज किया। ये बैड गवर्नेंस भी डायबिटीज जैसा होता है। एक बार वो आ गया कि सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। फिर भ्रष्टाचार भी उसके साथ जुड़ जाता है, बर्बादी भी शुरू हो जाती है, विकास का नामो निशान नहीं रहता। उसके बाद जब ये नीतीश के साथ जुड़े 2015 में, तो इन्होंने नीतीश का निश्चय, विकास की गारंटी, अब नीतीश ही, इस तरह के सिंपल भाषा में लोगों को छू जाने वाला मैसेज देना शुरू किया और लीडर की पर्सनैलिटी शार्प करनी शुरू कर दी। जब ये कांग्रेस का साथ जुड़े तो कॉफी विद कैप्टन कैंपेन चलाया, पंजाब द कैप्टन, इस तरह से ऐसी टैगलाइन दी कि लोगों को इनकी बात छू जाती थी। फिर जब ये अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े तो अरविंद केजरीवाल को उन्होंने एज ए साफ छवि वाला दिखाया। फिर जब ममता बनर्जी के साथ जुड़े तो खेला होवे, आपको याद होगा, ऐसे कैंपेन चलाए। इन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़े उस पॉलिटिकल पार्टी की किस्मत चमका दी, उसके नेताओं की पर्सनैलिटी को चमका दिया और ऐसे प्रेजेंट किया जैसे लोग उसे अपना नेता समझने लगे और इतने आसान शब्दों में पॉलिटिकल मैसेज को कन्वे कर दिया कि लोगों के घर घर तक इनकी बात पहुंच गई। तो इस तरह से इन्होंने इलेक्शन कैंपेनिंग को इलेक्शन इवेंट मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया, जिसमें ड्रामा था, प्रेजेंटेशन थी, जिसमें टैग लाइन थी और फिर ये लोगों को छू रही थी। और एक सफल फिल्म के लिए क्या चाहिए होता है? यही तो चीज़ें चाहिए होती हैं, ड्रामा, इमोशंस, कैरेक्टर, और ये सब इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में लोगों को दिखा दिया, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी इन्हें अब चाहने लगी। और पी का मतलब विक्ट्री बन गया है, यानी कि पी मतलब प्रशांत किशोर, हालांकि विक्ट्री वी से होता है मगर पी से यहां पर विक्ट्री माना जाने लगा। अब इनके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। पी के जिसके साथ भी जुड़े उसको जीत दिलाई, चाहे वो नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे जेडीयू हो। लेकिन जल्दी ही इनका मन भर जाता है। 2011 में बीजेपी के साथ जुड़े, लेकिन 2015 में बीजेपी के साथ छोड़ दिया। जेडीयू के साथ जुड़े, जल्दी ही जेडीयू को भी छोड़ दिया। फिर बीजेपी के जो दुश्मन पार्टियां थीं उन सब के साथ मिलकर काम किया। इन्हें कई लोग बीजेपी का एजेंट भी कहते हैं। हालांकि 2015 के बाद जितना इलेक्शन मैनेजमेंट की वो सब बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, मगर इन्होंने बीजेपी से शुरू किया था, इसलिए इन्हें लोग बीजेपी का एजेंट। ये खुद भी स्टेबल नहीं रहे, कभी जेडीयू के साथ, कभी तृणमूल के साथ, कभी बीजेपी के साथ। इनकी अपनी स्टेबिलिटी नहीं है। आज ये बिहार का एके बनना चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल बनना चाहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल बनने के लिए इन्हें स्टैंड लेना होगा। ये आज तक किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे स्टैंड नहीं ले रहे। जैसे रिसेंटली नीतीश कुमार ने 10 लाख जॉब्स देने की बात की, तो इन्होंने एक जन सुराज नाम का कैंपेन चला रखा है। उसमें इन्होंने कह दिया कि बहुत अच्छी बात है, अगर ये अचीव कर लेते हैं तो मैं ये जन सुराज नाम का कैंपेन नहीं चलाऊंगा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा। जिस आदमी का अपना कोई स्टैंड नहीं, वो दूसरों के लिए क्या स्टैंड लेगा? सबसे बड़ी बात है, अगर ये चाहते हैं बिहार में अरविंद केजरीवाल बनना, तो उन्हें सबसे पहली बात टीम बिल्डिंग करनी होगी। टीम बिल्डिंग किस तरह से?
ये भूमिहार जाति से आते हैं। भूमिहार जाति की जो परसेंटेज है वो 3% है। इन्हें सभी जातियों को जोड़ना होगा, एक उम्मीद दिखानी होगी, क्योंकि बिहार में जाति समीकरण बड़ा रोल प्ले करता है और बिहार में भूमिहार अपर कास्ट में आते हैं, इसलिए इन्हें बाकी जातियों को साथ लेकर एक टीम की तरह काम करना होगा। दूसरा, बिहार के लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना होगा कि वो बिहार के लिए खड़े हैं। लेकिन इन्होंने तो कोई आंदोलन ही नहीं किया, वो कोई स्टैंड भी नहीं ले रहा और कोई स्टैंड भी नहीं लेना चाहते, तो फिर बिहार के लिए कैसे ये स्टैंड लेंगे? फिर इन्हें इंडिपेंडेंट अनडिस्प्यूटेड इमेज प्रेजेंट करना होगा, साफ छवि वाली इमेज प्रेजेंट करनी होगी। अभी तक ये बीजेपी के परछाई से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जब बीजेपी की परछाई से बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो बिहार के लिए अनडिस्प्यूटेड नेता की परछाई कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे? और ये बिहार का केजरीवाल बनना चाहते हैं। अगर केजरीवाल बनना है तो उसके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। इसलिए मेरी पीके को एडवाइस भी है कि उन्हें पहले स्टैंड लेना होगा कि हाँ, वो बिहार के लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं। अगर बिहार पुलिस लाठी बरसाती है अनएम्प्लॉयड यूथ पर, तो वहां जाकर उनके साथ खड़े हों, ना कि बातों से बिहारियों का पेट भरें। इसीलिए मैंने इन्हें नीतीश कुमार से भी बड़ा पलटू राम कहा। फ्रेंड्स, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा? आप क्या पीके के बारे में जानते हैं? क्या सोचते हैं? क्या वो बिहार के एके बन सकते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और पीके अपने आप को इंप्रूव करें। नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।